नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विनोद राज चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण लेके आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षणिक कक्षाओं में एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन अल्प अग्र स्वर है, कौन मध्य स्वर है, कौन पश्च स्वर है, कौन कंठ उच्चारित है, कौन मूर्धा उच्चारित है। ये विभिन्न समस्याओं का निराकरण इस टॉपिक के अंतर्गत हो जाएगा। यदि आप इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, लाइक करिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का मुख्यतः दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, मुख्य आधार पर और गौण आधार पर। इससे पहले आप मेरे चैनल में स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार, ये सब आप पढ़ चुके हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कितनी होती है। तो स्वरों का वर्गीकरण दो आधार पर किया, मुख्य आधार, गौण आधार पर। मुख्य आधार पर तीन प्रकार से किया गया है। पहला है जीवा की स्थिति के आधार पर, दूसरा जीवा की ऊंचाई के आधार पर, तीसरा ओंठ की स्थिति के आधार पर। इसी प्रकार गौण में किया गया है उच्चारण के समय के स्थान पर आधार पर, दूसरा अनुनासिक के या कोमल तालु के आधार पर, तीसरा स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, चौथा मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, पांचवा संयुक्तता के आधार पर, छठवां मात्रा के आधार पर। इस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण किया जा गया है। अब देखते हैं कि मुख्य आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो मुख्य आधार पर स्वरों की वर्गीकरण जो किया गया है वह मुख्य रूप से तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला है जीवा की स्थिति, जीवा की ऊंचाई और जीवा की उच्चारण समय के आधार पर। ठीक है, तो हम आज अभी देखेंगे सबसे पहले आता है जीवा की स्थिति के आधार पर। यह तीन प्रकार की होती है। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरी जीभ है, लगभग ऐसी ही होती है, थोड़ा ये आगे का भाग नुकीला होता है। तो अग्रस्वर ध्वनियों के उच्चारण जीवा का आगे का भाग, ध्यान रखिएगा, ये जो आगे का भाग होता है ये वाला, ये क्या होता है, सक्रिय रहता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग क्या हो, सक्रिय हो, वही कार्य करे, वही ऊपर नीचे उठे या वहीं से उसका कंपन हो, उन स्वरों को क्या कहा जाता है, अग्रस्वर कहा जाता है। जैसे ये चार प्रकार के चार होते हैं, इनकी संख्या चार होती है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक है, अब देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर के उच्चारण जीवा का मध्य भाग, ठीक है ना, ये देखिएगा, ये मान लीजिए हमारी जीवा है और ये मध्य वाला भाग, ठीक है ना, ये भाग क्या करे, सक्रिय रहता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग सक्रिय रहे उसे क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। और मध्य स्वर हिंदी में केवल एक ही होता है, वह होता है आ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी कि जीभ के पीछे वाला भाग, उच्चारण में जीभ का पश्च या पीछे का भाग क्या हो, सक्रिय हो, ये पीछे का भाग यहाँ वाला, ठीक है ना, पीछे का भाग अगर सक्रिय है तो क्या कहलाएगा, पश्च स्वर कहलाएगा। ठीक है ना। अगर इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ये एक जो है, ये बीच वाला जो डाला गया है, ये अंग्रेजी का वर्ड है, यानी अंग्रेजी का स्वर है। तो इसमें बड़ा आ और एक बड़ा आ जिसमें चांद लगा हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये सभी क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर। यानी इनकी संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है ना। तो
आ स्वर अग्र स्वर के अंतर्गत 4 होते हैं, ई ए। मध्य स्वर में छोटा आ, पश्च स्वर में बड़ा आ चांद वाला, फिर ऊ ओ औ। ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा जो प्रकार है वह है जीभा की ऊंचाई के आधार पर, और ये होते हैं कितने, 4 होते हैं। पहला आता है समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मुख द्वार बंद रहता है, जैसे ई ऊ, मुख द्वार लगभग बंद रहे, इनकी संख्या 4 है, और इनके उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार लगभग क्या होता है, बंद रहता है, वो क्या कहलाते हैं, समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर क्या है, उच्चारण के समय जब जीभा की ऊंचाई समृद्ध की तुलना में कम रहती है तथा तब अर्ध समृद्ध उच्चरित होते हैं, यानी समृद्ध की तुलना में थोड़ा सा कम रहे। ठीक है ना। ये 2 होते हैं, मतलब मुख द्वार का आधा खुला हो, आधा, तो ये ऐ ओ होते हैं, ऐ ओ। ठीक है ना। उच्चारण करके आप देख सकते हैं, अच्छे से उच्चारण करेंगे तो जरूर आए। फिर विविक्त स्वर तीसरा होता है। विविक्त का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ, यानी जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है तब विविक्त स्वर का उच्चारण होता है। मुख जब क्या हो, बहुत खुला हो, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग खुल जाए पूरी तरह से, वो क्या कहलाएगा, विविक्त स्वर कहलाएगा। और इनकी संख्या हिंदी में केवल एक है, वह है बड़ा आ। ठीक है ना। फिर चौथा जो आता है वह है चौथा यानी अर्ध समृद्ध स्वर, जब मुख विविक्त स्वर आ से कम खुला हो तथा अर्ध समृद्ध आधा बंद से अधिक खुला हो, मतलब आधे से भी, और मतलब पूरा खुले से थोड़ा कम और आधा खुले से थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अर्ध विवृत स्वर का उच्चारण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, वही छोटा आ, बड़ा आ, चांद वाला अंग्रेजी वाला, आए आओ। ठीक है ना। अब तीसरा जो मुख्य आधारों पर वर्गीकरण किया गया है वह है उच्चारण व समय के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनको आप स्वरों के प्रकारों में भी पढ़ चुके हैं। ये जो कक्षाओं में पढ़ते हैं, शैक्षिक कक्षाओं में, उनके लिए जरूरी है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, यानी कि एक मात्रा का समय लगता हो, ठीक ना, वो स्वर क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, और इसे संस्कृत में छंद शास्त्र में इसे एक मात्रा का समय कहा जाता है, और इसकी मात्रा भी एक ही गिनी जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है ना। अगला है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में क्या हो, अधिक समय लगाए, अर्थात 2 गुना समय लगे, 2 मात्राओं का समय लगे, ऐसे स्वरों को क्या कहा जाएगा, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहा जाता है। ठीक है ना। इनकी संख्या है आ चांद वाला, ई ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। इन्हें गुरु स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर या गुरु स्वर में क्या अंतर है, दीर्घ स्वर में क्या अंतर है, ये आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगे, उसे क्या कहा जाएगा, प्लुत स्वर कहा जाएगा। और इसका हिंदी में लगभग इसका प्रयोग बंद है, संस्कृत में प्रयोग इसका होता है या ओम। ओम में ये जो ओ होता है, और इसकी ये वाला ध्यान दीजिएगा, ओम में, ठीक है ना, ये जो बीच वाला होता है, ये वाला भाग, ये जो बनी हुई आकृति, इसे क्या कहा जाता है, अवग्रह या वर्तुकल कहा जाता है, वर्तुकल। ठीक है ना। यही प्लुत स्वर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़े। चौथा वर्गीकरण, चौथा आधार जो है ओष्ठाकृत के आधार पर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार के आधार पर होता है, ओठों के आकार के आधार पर हो, उसे क्या कहा जाता है, ओष्ठाकृत। इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। वृत्ताकार में इन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे आ ऊ ओ औ।
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये 5 जो होते हैं इसे वृत्ताकार कहा जाता है। वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है ना। अर्धवृत्ताकार के अंतर्गत जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते, वृत्ताकार में ओठ गोल हो जाए, अर्धवृत्ताकार में ना गोल हो, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। छोटा, बड़ा, ई, ए, ऐ, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या वृत्ताकार स्वर और अर्धवृत्ता में कितने आते हैं? 5 आते हैं और वृत्ताकार में 6 आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुनासिक या कोमल ताल के आधार पर। यह 2 प्रकार के होते हैं, निरानुनासिक और अनुनासिक। निरानुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं बल्कि मुख से निकलती है उन्हें क्या कहा जाएगा? निरानुनासिक स्वर कहते हैं। जिसे देख लेते हैं, अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर क्या कहलाएंगे? निरानुनासिक, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। देखिए, निरानुनासिक में केवल नाक से, मुंह से निकलती है, नाक से नहीं, केवल मुख से स्वर निकले यानी हवा निकले तो वो निरानुनासिक। और जब मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकले जिन स्वरों के उच्चारण में, वो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। और अनुनासिक में कौन कौन आते हैं? आ चांद वाला, ई चांद वाली, ई, ऊ, सभी में चांद लगा दें, बिंदी लगा दें, वह क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक का मतलब भी होता है बिंदी लग जाना, ठीक है ना। जिनका अनुसार हो जाए यानी जिनका उच्चारण नाक से हो, वो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहा जाएगा। अन आहा वाले जो होते हैं, अन, ठीक है ना। अन वाला वर्ण जो होता है, ये वाला, सॉरी, ये जो अन वाला होता है और ऊपर बिंदी क्या हो? बिंदी लगी हो, ये अन वाला क्या कहलाएगा? अनुनासिक वर्ण कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्वर तंतुओं की स्थिति के आधार पर ये कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला घोष, दूसरा अघोष। तो घोष देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आने के कारण वायु घर्षण के साथ साथ बाहर आती है उन्हें घोष या नाद ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकल आने के कारण वायु क्या हो? घर्षण के साथ निकले, मतलब घर्षण करते हुए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर या नाद स्वर। प्रायः सभी स्वर घोष होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है एमपीएसआई में, व्यापम में, सीटेट में, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगला है अघोष। जिनके उच्चारण के समय स्वतंत्र स्वर तंत्रियों के एक दूसरे से दूर रहने के कारण वायु बिना घर्षण के सरलता से बाहर आते हैं उन्हें अघोष या श्वास ध्वनियाँ कहते हैं। तो जब केवल घर्षण ना हो, ऐसे ही वायु निकल जाए, तो ऐसा कोई स्वर होता ही नहीं। जब पहले ही बोला ये गया है कि प्रायः सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, तो अघोष स्वर होते ही नहीं, अघोष व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें। 7वां जो प्रकार वर्गीकरण है वह है मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना, शिथिल, कठोर, मध्यम। शिथिल देखते हैं। जब मुख की मांसपेशियों में कम तनाव या दृढ़ता होता है तब शिथिल स्वरों का उच्चारण होता है, जैसे ई, ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ। कठोर स्वर क्या आता है? जब जीभा की पेशियों में अधिक तनाव या दृढ़ता होता है, ठीक है ना। शिथिल का मतलब कम तनाव होना जीभा में, और कठोर मतलब ज़्यादा तनाव होता, तो वो कठोर स्वर का उच्चारण होता है। इनमें बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाएगा, ठीक है ना। अगला मध्यम। जब उच्चारण समय में मांसपेशियों में हल्की दृढ़ता हो
तब मध्यम स्वरों का उच्चारण होता है। केवल हल्की, मतलब हल्का प्रभाव उसमें पड़े, जीभ की मांसपेशियों पर जीभ में हल्का दबाव पड़े, वो क्या कहलाएगा? मध्यम स्वर कहलाएगा। केवल इसमें ए आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं संयुक्तता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें दो आधारों पर वर्गीकरण, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। इसको आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। जिनके उच्चारण में जीभ किसी एक स्थान पर रहती है उसे मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वर आ ई उ, ये कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और इसमें एक संस्कृत का जुड़ गया है अब, री, ठीक है ना, री ऋषि वाला, ठीक है ना। संयुक्त स्वर जो क्या हो? संयुक्त स्वर में जिनके उच्चारण में जीभ एक प्रकार उच्चारण स्थान से दूसरे उच्चारण स्थान पर पहुंच जाती है, मतलब अपने उच्चारण स्थान से दूसरे उच्चारण स्थान तक पहुंच जाए, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं जो भिन्न भिन्न स्वरों के योग से बना हो, ठीक है ना। अब इनको पहले, ये संधि में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, पहले वीडियो इससे पहले वाली, ठीक है ना। ए, आए, ओ, औ, ये 4 जो हैं ये क्या हैं? ये सभी संयुक्त स्वर हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ें। 9वां जो वर्गीकरण है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर। यह 6 होते हैं। पहला होता है कंठ। कंठ से उत्पन्न होने वाले स्वर ध्वनियों को कंठ कहते हैं। कंठ से, केवल ये जो गले में एक निकली होती हड्डी, उसी क्या कहा जाता है? कंठ। और जब स्वरों को उच्चारण केवल वहीं से हो जाए और वहीं से वो आवाज़ निकल जाए तो वो क्या कहलाते हैं? कंठ ध्वनि कहलाते हैं। और ये स्वरों में 2 होते हैं, आ और आ, ठीक है। तालब, तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ तालब कहलाती हैं। इनमें भी 2 होती हैं। तालब मतलब जीभ का निचला भाग, ठीक है ना, इसे ई 2 होते हैं। फिर नेक्स्ट ओष्ठ। ओष्ठ में उत्पन्न होने वाली स्वर ध्वनियों को ओष्ठ कहते हैं, यानी केवल जिनका उच्चारण ओठों से हो, जिनमें ओठ सक्रिय रहे, वो क्या कहलाएंगे? ओट्स। इसे ऊ 2 होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें। अगला है मूर्धन्य। मूर्धन में क्या होता है? मूर्धा से उत्पन्न होने वाले स्वर ध्वनियों को मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धन्य का मतलब ये होता है कि जो दांत का नीचे, जो कहते हैं कि आपको अपनी भाषा में जहाँ दांत जुड़ा होता है उसे मूर्धन्य कहा जाता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में वहाँ क्या करे? जीभ सक्रिय रहे, वहाँ पर जीभ टच करे, ठीक है ना, दांत के निचले वाले भाग को, उसे क्या कहा जाएगा? मूर्धन्य कहा जाएगा। और ये केवल क्या होती है? री होती है, ठीक है ना। कंठ तालब, कंठ और ताल, जिनका उच्चारण कंठ और ताल दोनों से होता है, वो क्या कहलाते हैं? कंठ तालब। और ये हिंदी में 2 स्वर होते हैं, ओ और औ, ठीक है ना। कंठ और ताल दोनों से हो जिनका। कंठोस्थ, जिनका क्या हो? उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ कहा जाता है। और इनकी भी संख्या क्या है? ओ और औ, यानी ओ कंठ तालब भी हैं और कंठोस्थ भी हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से भाषा वैज्ञानिक में या हिंदी व्याकरणाचार्यों के द्वारा स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, ठीक है ना। और तैयारी में लगे रहिए। इसी तरह आपको व्याकरण की हर टॉपिक में वीडियो मिलेगी। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।